नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारे साथ साथ हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी की दोस्तों, जहां पर हम आपको शिक्षण अभिरुचि के बेहतरीन एमसीक्यू करवा रहे हैं। ये है दोस्तों पार्ट नंबर 42। इससे पहले दोस्तों हमने 41 पार्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए। 41 दोस्तों क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई हैं। आप जरूर उन क्लासेस को देखें, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी आगामी उत्तराखंड एलटी परीक्षा में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर तो दोस्तों हम इंक्लूड करते ही करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों नए इनोवेटिव क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। इनसे डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकते हैं, इनसे इनडायरेक्ट प्रश्न भी दोस्तों आने की संभावना रहेगी। मॉडल पेपर चल रहे हैं दोस्तों हमारे, और मॉडल पेपर 42 दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। लगातार आपके द्वारा भी हमारे चैनल पर कमेंट करके लगातार आपके द्वारा भी कहा जाता है कि सर लगातार क्लास लो। हम भी दोस्तों पूरा प्रयास करें कि आपकी पूरी मदद की जाए। हमने इससे पहले भी दोस्तों बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको दोस्तों बहुत सी क्लासेस मिल जाएंगी। उत्तराखंड एलटी की स्पेशली दोस्तों क्लासेस मिल जाएगी, जहां पर आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम ये विशेष सीरीज तो चला ही रहे हैं, ये भी दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दोस्तों देख सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको दोस्तों ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, और अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की अगेन वैल्यूबल इंपॉर्टेंट क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना, काफी सारे बच्चे अपना स्कोर नहीं बताते हैं। इससे आपका दोस्तों सेल्फ असेसमेंट होता है, कुछ नहीं, और हमें भी खुशी मिलती है कि भैया बच्चे हमारी क्लास को देख रहे हैं और इस कार्य को अप्रिशिएट करें। तो चलिए दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न, और घड़ी को दोस्तों चला देते हैं क्योंकि कोशिश ये करनी है कि जल्द से जल्द इस सेशन को निपटाया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में अपने बताना है कि भाई कौन सा विकल्प गलत है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है, सिद्धांत सार्वभौमिक है या शुद्ध विज्ञान है, या फिर ये कार्यकरण पर दोस्तों आधारित है। विच ऑप्शन इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइंटिफिक मेथड का यहाँ पर यूज होता है। प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल, इट इज अ प्योर साइंस, या फिर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? कई बार दोस्तों इस तरह का प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है दोस्तों। सी वाला करेक्ट है, यह शुद्ध विज्ञान है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। शुद्ध विज्ञान नहीं है, इसकी प्रकृति दोस्तों वैज्ञानिक है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, ये एक अप्लाइड साइंस है दोस्तों। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, घड़ी भी चला देते हैं टाइम पे। विकास धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या से संबंधित है। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू परसेप्शन, इमेजिनेशन, लॉजिक एंड प्रॉब्लम। सामाजिक, संज्ञानात्मक, भौतिक या फिर सांवेगिक। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? सोशल, कॉग्निटिव, फिजिकल या फिर इमोशनल। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव। ठीक है, सो कॉग्निटिव जो विकास है वो आपका धारणा, परसेप्शन, इमेजिनेशन, लॉजिक और प्रॉब्लम से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है दोस्तों, वो आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होती हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट नोन एज अ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट? भाई एक्सपेरिमेंटल नहीं है तो कौन है भैया वो? अर्नेस्ट वेबर, विलियम वुंट, विलियम जेम्स या फिर गुस्ताव फ्रैंचर। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम जेम्स। ठीक है ना, विलियम जेम्स दोस्तों आपके क्या है? ये प्रकार्यवादी है, ये फंक्शनलिस्ट है। ठीक है ना, तो ये आपके प्रयोगवादी नहीं है, ये आपके प्रकार्यवादी हैं। ठीक, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है? घड़ी भी चला देते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, भावात्मक स्तर। राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से देखेंगे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, थिंकिंग लेवल या फिर इमोशनल लेवल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भैया भावात्मक स्तर कुछ नहीं होता है, स्मृति स्तर होता है, बोध स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है। ये आपके शिक्षण के 3 स्तर हैं जो कि हमने दोस्तों आपको बताए हैं। ठीक, भावात्मक स्तर दोस्तों वैसे लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू टीचिंग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने क्या बना दिया है? शिक्षा को। साइकोलॉजी हैज मेड एजुकेशन पाठ्यचर्या केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर विषय केंद्रित। भैया इसने इसको क्या बना दिया है?
करिकुलम फोकस, चाइल्ड फोकस, टीचर फोकस या फिर टॉपिक फोकस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, हमारा जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा को बाल केंद्रित बना चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, तो शिक्षा को शिक्षक केंद्रित से बाल केंद्रित बनाने वाला कौन है दोस्तों, मनोविज्ञान है। पहले शिक्षक केंद्रित हुआ करता था, वहां पर टीचर ही को पहले प्रायोरिटी दी जाती थी और जो बालक है वो गौण हुआ करता था, यानी कि सेकेंडरी हुआ करता था। लेकिन जब से शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ है तब से शिक्षा बाल केंद्रित हो चुकी है, यानी कि सारी चीजें चाइल्ड को लेकर की जाती हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू मोरल मैच्योरिटी। नैतिक परिपक्वता, परोपकारिता, तार्किकता, जड़ता या फिर नैतिक स्वतंत्रता। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। सो नैतिक परिपक्वता में क्या नहीं आता है, ठीक, क्या नहीं आता है दोस्तों, बिल्कुल क्या नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा इसके अंतर्गत, जड़ता नहीं आएगी। देखिए नैतिक परिपक्वता जिसके अंदर होगी, यानी कि मोरल मैच्योरिटी होगी दोस्तों, उसके अंदर लचीलापन होगा। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें आपकी क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो इनर्शिया या फिर परसिस्टेंस उसके अंदर नहीं होगा। बाकी सारे चीजें क्या आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है, परोपकारिता, तार्किकता, नैतिक स्वतंत्रता। लेकिन जड़ता, दृढ़ता ये किसी भी मेच्योर आदमी की निशानी नहीं है, वहां पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, इज इमीडिएट एनवायरमेंट इन विच अ पर्सन लिव्स। मेसोसिस्टम, सूक्ष्म प्रणाली, एक्सोसिस्टम या फिर कालकर्म। ठीक, तो क्या है दोस्तों, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। ठीक, तो क्या है दोस्तों, तो वो आपका क्या है दोस्तों, वो है सूक्ष्म प्रणाली, यानी कि माइक्रो सिस्टम। निकटतम वातावरण यानी कि सूक्ष्म प्रणाली। ठीक है, इसमें सूक्ष्म प्रणाली में दोस्तों कौन आता है, जिसमें व्यक्ति रहता है भाई आपका व्यक्ति, परिवार, यानी कि आपकी फैमिली, विद्यालय, ठीक, या आपके ग्रुप या फिर आपके नेबर, ये सब दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। तो इसको हम सूक्ष्म प्रणाली बोलते हैं। तो ये निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, तो ये आपका सूक्ष्म प्रणाली कहलाती है, यानी कि माइक्रो सिस्टम कहलाता है। चलो अगला देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है, या फिर द वन वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस इज। भाई विकास है, समायोजन है, परिवर्तन है या फिर स्थिरता। आपको क्या लगता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया क्या रहता है किशोरावस्था में? तो किशोरावस्था में दोस्तों क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है परिवर्तन। ठीक है भैया, ये एक तरह से एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो है हंट। इन्होंने सिंपली ये बोला है कि किशोरावस्था को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो है परिवर्तन। मतलब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन बना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉरी, मैं यहाँ पर ये समायोजन क्यों लिख रहा हूँ, मतलब परिवर्तन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है दोस्तों, वो है परिवर्तन। ये कुछ नहीं दोस्तों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? विद्यार्थी का अधिगम स्वामित्व, सामाजिक बातचीत, जटिल अधिगम वातावरण, पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति। कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? विच इज नॉट द कॉमन कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। स्टूडेंट लर्निंग ओनरशिप, सोशल इंटरेक्शन, कॉम्प्लेक्स लर्निंग एनवायरनमेंट या फिर यूनिक पर्सपेक्टिव एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो निर्मितवाद का एक सामान्य घटक कौन सा नहीं है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति। ठीक, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिविज्म में आपका विशिष्ट प्रस्तुति ना होके आपकी ओवरऑल प्रस्तुति होती है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि जैसे इसमें विशिष्ट है कि कोई स्पेसिफिक यूनिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, यानी कि पाठ्य वस्तु की एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुति है। विशिष्ट ना होके दोस्तों आपका क्या होगा,
बहुपरिप्रेक्ष्य होगा, मतलब कि सभी परिप्रेक्ष्य को लिया जाएगा, सभी एस्पेक्ट्स को दोस्तों लिया जाएगा। बाकी देखिए विद्यार्थी का इसमें अधिगम में स्वामित्व होता है, क्योंकि खुद अपने स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। सामाजिक बातचीत इसमें दोस्तों आपका सोशल लर्निंग भी होती है, भाई आपस में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स लर्निंग एनवायरनमेंट दोस्तों, ये भी आपका एक तरह से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन जो पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति, ये आपका क्या होगा, बहुपरिप्रेक्ष्य प्रस्तुति होती है, ठीक है। इसमें वैसे देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन भी दोस्तों इसका करेक्ट हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इसका डी वाला ही करेक्ट होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का कौन सा नियम बताता है कि यदि उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया के बीच में संबंध संतुष्टि के संग होता है तो संबंध की ताकत होती है, ठीक, ताकत बढ़ जाती है। सीखने का कौन सा नियम बताता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध संतुष्टि के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है। Which law of learning state that if the association between a stimulus and a response is accompanied by satisfaction, the strength of the association increase। तो किसके कारण होता है दोस्तों ये? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अनुप्रयोग का नियम, या फिर प्रभाव का नियम। तो भैया इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट दोस्तों क्या कहते हैं, इसको हम संतुष्टि के नियम से भी दोस्तों जानते हैं। तो सीखने का नियम ये बताता है कि अगर उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में संबंध संतुष्टि के संग होता है तो फिर जो आपका संबंध है वो आपका उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, ठीक। तो ये संतुष्टि का नियम भी दोस्तों कहलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभाव का नियम भी बोलते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रयास और त्रुटि अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अब ये देखिए बहुत आसान है अब आपके लिए, तो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या फिर वुंड, हु प्रोपाउंड ट्रायल एंड एरर लर्निंग। देखिए आप इसको बार बार दोस्तों रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, लेकिन बार बार देखिए अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा दोस्तों प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है? आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय ब्रूनर। ये सक्रिय अवस्था है यानी कि एक्टिव स्टेट, प्रतीकात्मक अवस्था यानी कि सिंबॉलिक स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी कि आइकॉनिक स्टेट, या फिर सेंसरी स्टेट यानी कि संवेदी अवस्था। तो सबसे हाईएस्ट लेवल की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दोस्तों कौन सी है जो कि ब्रूनर के द्वारा बताई गई है? वो है दोस्तों आपकी प्रतीकात्मक अवस्था यानी कि सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है ना। क्योंकि इसमें दोस्तों आपकी सूचनाओं का जो भी संकलन होता है या विश्लेषण होता है वो संकेतों के माध्यम से होता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, या फिर जैसे आप मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है या फिर फॉर्मूला है, ठीक है, जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो दोस्तों आपके सिंबल की मदद से दोस्तों आप सीखते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये इसको हम सर्वोच्च अवस्था बोलते हैं। ब्रूनर के द्वारा जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है उसकी सबसे हाईएस्ट स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। चलो घड़ी भी चला देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किसके द्वारा मॉडिफाइड हो जाता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो कहलाती है समायोजन। इसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने वाली जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसी को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? हम इसको बोलते हैं समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट दोस्तों इसको बोला जाता है, ठीक है। सो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है और उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? एक स्टूडेंट जो क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है हिंदी पोयम का, ठीक है, वो प्रेजेंट कर लेता है, तो भैया वो लर्निंग बिहेवियर के किस सब फील्ड में आएगा? वो उसके संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा, संज्ञानात्मक और भावात्मक क्षेत्र में आएगा,
भावात्मक क्षेत्र में आएगा या फिर भावात्मक एवं मनोगतिक अनुक्षेत्र में आएगा। इंग्लिश में देख लो कि भैया वो कॉग्निटिव डोमेन में आएगा या फिर कॉग्निटिव एंड इमोशनल डोमेन में आएगा, अफेक्टिव डोमेन में आएगा या फिर अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में आएगा या फिर इमोशनल डोमेन भी आप इसको सिंपली कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो भाई कॉग्निटिव में भाई सिंपल सी बात है भैया, जहां पर आपका बौद्धिक व्यवहार आता है तो वही आएगा। ठीक, तो अगर एक बंदा हिंदी की आलोचनात्मक व्याख्या को प्रस्तुत कर ले रहा है, ठीक, यानी कि दोस्तों वो फिर कल्पना कर पा रहा है और एक तरीके से तर्क लगा पा रहा है, विश्लेषण कर पा रहा है, व्याख्या कर पा रहा है, वर्णन कर पा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से दोस्तों ये उसके क्या है, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है, यानी कि क्या रोल होता है टीचर का इन क्रिएटिव लर्निंग। वो एक मित्र होता है, एक फैसिलिटेटर होता है यानी कि सुगम करता, एक अनुदेशक होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, या फिर आपका एक डायरेक्टर होता है। ठीक, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक सुगमकर्ता के रूप में एक टीचर पार्ट होता है किसी क्रिएटिव लर्निंग का। ठीक है, यानी कि रचनात्मक अधिगम में टीचर का दोस्तों जो रोल होता है वो हमेशा क्या होता है, एक सुगमकर्ता के रूप में होता है। ठीक है ना। भाई सुगमकर्ता एक तरह से जो सहयोग दे रहा है या एक सहयोगकर्ता या सुविधा प्रदाता, इस तरह से दोस्तों होता है। ठीक है, मित्र के रूप में भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर कौन है दोस्तों, सुगमकर्ता ही इसका करेक्ट होना चाहिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है, कौन सा जो फैक्टर है वो लर्नर से रिलेटेड है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर, यानी कि टीचर्स मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट लेवल, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर, यानी कि लर्नर्स लेवल्स ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, शिक्षक का विषय पर पारंगतता, यानी कि टीचर कितना एक्सपर्ट है सब्जेक्ट में, और अधिगम अनुभवों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो भैया अगर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे ज्यादा जो कारक है वो कौन लर्नर से संबंधित होता है, तो वो होता है लर्नर का लेवल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन दोस्तों उससे संबंधित है। भाई अधिगमकर्ता से कौन संबंधित है, मोटिवेशन है, उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, ये सभी दोस्तों आपके लर्नर से संबंधित होते हैं। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक विषय में पारंगत कितना है वो शिक्षक से ही संबंधित है। ठीक है, अधिगम अनुभवों की प्रकृति दोस्तों ये भी आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादा करेक्ट दोस्तों आपका क्या होगा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर दोस्तों ये इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है। इसी को दोस्तों थॉर्नडाइक का अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत भी बोला जाता है, समान तत्वों का सिद्धांत भी बोलते हैं, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत भी दोस्तों इसको बोलते हैं। तो ये अधिगम अंतरण का यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का थॉर्नडाइक थ्योरी है। सो दिस इज नोन एज अ अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है, यानी कि एक स्टिमुलस पैटर्न है विच इज एक्टिव एट ए टाइम ऑफ रिस्पॉन्स will tends to produce that response if it occurs again, indicate which following learning principle। तो ये कौन सा दोस्तों प्रतिमान है, क्या ये हल का प्रबलन सिद्धांत है, क्या ये गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत है, ये सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत है, या फिर स्किनर का प्रबलन या फिर पुनर्बलन सिद्धांत है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा,
देखिए फिर से अगर आप इसको देखें कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो प्रतिक्रिया के समय पे क्रियाशील है, यदि वो दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये कौन से सीखने के सिद्धांत को दोस्तों इंगित करता है? तो ये दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। ठीक, तो ये दोस्तों आपका, इसको हम जनरली वैसे समीपता अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। इन्होंने उस समय पर जो जो रैबिट होते हैं उस पर दोस्तों इसको प्रयोग किया था। और तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तेजना और अनुक्रिया उसके संबंधों पर इनके द्वारा बल दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर उत्तेजक प्रतिमान लिखा हुआ है, तो उत्तेजक और उसके प्रति अनुक्रिया उनके संबंधों पर यहाँ पर बल दिया गया था। तो इसमें एडविन गुथरी का दोस्तों ये सिद्धांत है। ठीक है, इसको, इसमें कोई भी पुनर्बलन नहीं दिया जाता है। ठीक, तो पी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? Which of the following is not result of learning process? कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, ज्ञान, संकल्पना या फिर परिपक्वता, एटीट्यूड, नॉलेज, कॉन्सेप्ट या फिर मैच्योरिटी। लर्निंग प्रोसेस में क्या नहीं होता है? ठीक, लर्निंग प्रोसेस में दोस्तों क्या होता है भाई? परिपक्वता नहीं होती है। ठीक, डी, परिपक्वता खुद ही चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये लर्निंग की प्रोसेस में नहीं आता भाई। लर्निंग की प्रोसेस क्या एक प्लान्ड प्रोसेस है। ठीक, तो जो परिपक्वता हो तो खुद ही आती है। ठीक, तो इसमें एटीट्यूड, आपका नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों ये सभी आता है, तो ये सीखने की प्रक्रिया में आते हैं, परिपक्वता नहीं आती। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। So according to Piaget, the stage of cognitive development in which children demonstrate objective establishment, बहुत बार दोस्तों बता दिया है प्रश्न आपको। तो वस्तु स्थायित्व का दोस्तों अवस्था कौन सी होती है? ये फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड है, प्री ऑपरेशनल पीरियड है या फिर सेंस मूवमेंट पीरियड है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? दिस इज सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि डी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इंद्रिय गतिकाल भी इसको दोस्तों बोलते हैं। ठीक, 0 से 2 वर्ष का दोस्तों होता है, इसको संवेदी गामक या फिर इंद्रिय गतिकाल दोस्तों बोला जाता है। ठीक, इसमें ही दोस्तों आपकी क्या होती है? वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? आपने बताने कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये क्रिया, उद्देश्य, बाधा एवं प्रेरणा, प्रेरणा, बाधा, अनुगमन, लक्ष्य, लक्ष्य, क्रिया एवं अनुगमन या फिर उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। तो इसमें से 4 दोस्तों अपने पॉजिटिव देखने हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर क्रिया का मतलब क्रियान्वयन भी समझ सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, अनुगमन यानी कि दोहराना या रिवीजन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, अनुगमन मतलब आप तरीके से उसका मतलब उसको वो करना, एक तरह से दोहराना, या फिर आप इस तरह से उसको फॉलो करना, फॉलो अप भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव, एक्शन, इवैल्यूएशन एंड रिवीजन, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम के 2 प्रकार हैं। कौन से 2 प्रकार हैं भैया? ठीक, आगमन एवं निगमन, नकारात्मक एवं सकारात्मक, बनावटी, वास्तविक, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। तो अधिगम के 2 प्रकार भैया कौन से हैं? इंडक्टिव, डिडक्टिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, आर्टिफिशियल, रियल, इसके अलावा टीचर एंड लर्नर। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर ए, आगमन और निगमन। ठीक है ना, आगमन, निगमन। आगमन में दोस्तों हम क्या करते हैं? हम इसमें उदाहरण से नियम की ओर को जाते हैं। ठीक है ना, और जबकि निगमन में हम क्या जाते हैं दोस्तों, यानी कि हम इसमें जो आपके नियम होते हैं, नियम की मदद से हम दोस्तों क्या करते हैं? उदाहरण की ओर को जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको समझेंगे तो ये ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर को, और इसमें उदाहरण से नियम की ओर को जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर के द्वारा नहीं किया गया है? Which of the following state of cognitive development was not described by Brunner? क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल या फिर प्रतीकात्मक
प्रतिनिधान, अभी दोस्तों आपको बताया था। ठीक, तो क्या दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए? क्रियात्मक प्रतिनिधान यानी कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, इमेज रिप्रेजेंटेशन, सेंस मूवमेंट या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इनके द्वारा दोस्तों आपके 3 बताए गए थे अवस्थाएं, तो उसमें आपका इंद्रिय गति काल नहीं आता है, यानी कि सेंस मूवमेंट दोस्तों आपका नहीं आता है। ठीक है, इसमें बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाओं का जेरोम ब्रूनर के द्वारा दोस्तों उल्लेख किया गया था। दोस्तों ये आपके निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक हैं, और इसमें जो 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों वो आपकी क्या है? आपकी है फंक्शनल, एक आपकी इमेज और एक आपकी सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कारक जो व्यवहार के स्थायी और अस्थायी के बीच में परिवर्तन लाता है, वह फैक्टर जो कि ब्रिंग अबाउट चेंज बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी बिहेवियर। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच में परिवर्तन लाता है, मानसिक थकावट है, परिपक्वता है, बीमारी है या फिर प्रशिक्षण है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? तो क्या है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। ठीक, तो वो कारक है जो कि व्यवहार में स्थायी व अस्थायी के बीच में परिवर्तन लाता है। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? अनुकूलन, रचनावाद, अंतर्नोद न्यूनता या फिर आकार बनाने की प्रक्रिया, एडेप्शन, कंस्ट्रक्टिविज्म, इंडक्टेंस, डिफिशिएंसी या फिर शेपिंग प्रोसेस। सो विद्यार्थी जब सूचनाओं से परे जाके ज्ञान का निर्माण करते हैं तो दोस्तों उसको रचनावाद बोला जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है कि बच्चा भाई सूचनाओं को ग्रहण करता है, फिर उसमें विचार करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है स्वयं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व के लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित हैं? किसके द्वारा दोस्तों पर्सनालिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया? एक था इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। कौन है वो डिवाइड करने वाले व्यक्ति? हेंस आइजैक, आरबी केटल, गॉर्डन आलपोर्ट या फिर कॉल रोजर्स। तो किसके द्वारा दोस्तों प्रस्तावित किए गए? ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो जुंग है, लेकिन इसमें दोस्तों कौन आएगा राइट ऑप्शन? दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेंस आइजैक। ठीक है, हेंस आइजैक के द्वारा दोस्तों दिया गया था दोस्तों इनका एक डायमेंशन अप्रोच दोस्तों इसमें दी गई थी, जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार दोस्तों बताए थे। तो इसमें दोस्तों एक वही बताया था कि भाई अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, इसके अलावा भावात्मक और एक तरह से भावात्मक स्थिरता और वर्सेस अस्थिरता वाला। ठीक है, इसके अलावा और भी इन्होंने बताया था कि एक आपका सामाजिक है, ठीक, और एक आपका जो सामाजिक नहीं है। इस तरह से दोस्तों इनके द्वारा बनाया गया था। तो इसमें अगर आप देखें तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व तो वो आपका हेंस आइजैक द्वारा दिया गया है, प्रपोज किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, सामग्रिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है? भैया हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? पीटर सलॉय, जॉन मेयर, टेन गोलमैन, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीटर सलॉय एंड जॉन मेयर। यही दोस्तों आपके प्रणेता हैं इस कॉन्सेप्ट के। ठीक, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा पीटर सलॉय ने जॉन मेयर। देखो इन्होंने 1990 में दे दिया था। डेनियल गोलमैन ने दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को विकसित किया था 1995 में। तो सबसे पहले 1990 में ये 2 महाशय हैं। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। अब देखिए स्पीयरमैन का जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत है वो क्या है? वो क्या एक तत्व है, द्वितत्व है, त्रिआयामी सिद्धांत है, बहुतत्व सिद्धांत है? स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज वन एलिमेंट, डुअल एलिमेंट थ्योरी, थ्री डायमेंशनल थ्योरी या फिर मल्टीप्लिसिटी थ्योरी? तो स्पीयरमैन का दोस्तों जो सिद्धांत है वो द्वितत्व का सिद्धांत है, यानी कि डुअल एलिमेंट थ्योरी, जिसके बारे में दोस्तों हम कई बार दोस्तों आपको बता चुके हैं। 1904 में दोस्तों इनके द्वारा ये द्विकारक दोस्तों सिद्धांत दिया गया था, जिसमें एक सामान्य बुद्धि होती है और एक स्पेसिफिक बुद्धि होती है, यानी कि विशिष्ट बुद्धि होती है। 2 कारक होते हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है?
कुसमायोजन यानी कि व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट, आक्रामकता, असुरक्षा, चिंता या फिर उदासीनता। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये है कुसमायोजन का लक्षण यानी कि व्यवहारात्मक लक्षण। जब आपके व्यवहार में आ जाता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आक्रामकता आती है। तो आक्रामकता कुसमायोजन का परिणाम व लक्षण है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका लक्षण है। ठीक है, अब जब बाकी चीजें क्या हैं, इसके कारण है। आपसे व्यवहारात्मक लक्षण पूछा है, लक्षण क्या है, ये बाकी क्या है, इसके कारण है, ये रीजन है कि जिसके कारण कुसमायोजन होता है। और ये क्या है, आक्रामकता आप दिखाई देती है एक कुसमायोजित व्यक्ति में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, शोधन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या फिर बाधा निराकरण। डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनल एडजस्टमेंट। तो डायरेक्ट मेथड कौन सी है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, पर्सनल एडजस्टमेंट की जो डायरेक्ट मेथड है वो है बाधा निराकरण, यानी कि बाधा को आप हटाओ। ठीक, रिमूविंग द बैरियर। ठीक, इसके अलावा अन्य उपाय की खोज है, ये भी दोस्तों आपकी क्या आती है, समायोजन की विधि आती है। ठीक, तो दीज आर द डायरेक्ट मेथड ऑफ, आप कह सकते हैं, एडजस्टमेंट। डायरेक्ट मेथड है कि आप जो भी आपकी बाधा आती है उसको रिमूव करो। ठीक है, कोई अन्य उपाय ढूंढो। ठीक है, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाओ। ठीक, जो आपके गोल्स हैं उनको चेंज करो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल। ठीक, इसके अलावा अपने डिसीजन पे एनालिसिस करो। तो ये सभी दोस्तों आपके क्या आते हैं, पर्सनल एडजस्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, जो कि व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष या फिर डायरेक्ट मेथड कहलाती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और ये आपको 30 MCQ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और डेफिनेटली दोस्तों ये आपको आने वाले एग्जाम में मदद करेंगे। ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।